हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के जो पिछले वर्षों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनके पीवाईक्यू लेके आने वाला हूं। इन पीवाईक्यू का हमारा इस प्रकार से शेड्यूल रहने वाला है कि मैं आपको प्रतिदिन एक पिछले वर्ष का पेपर डिस्कस करूँगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन करंट का आया हुआ है तो मैं उसको जो वर्तमान में क्या स्थिति है उस हिसाब से बताऊंगा। अगर हमने किसी का आंसर लगाया है, जैसे कोई रचयिता है उसकी पुस्तक है पूछा है, तो इसकी पुस्तक ये क्यों नहीं है, किसके द्वारा रची गई है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को लेंगे। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 2025 प्रीलिम्स का सेट ए है। तो चलो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का क्या निर्माण है। यह पल्लव, जिसे हम पल्लव वंश के अंतर्गत 4 मंदिर निर्माण की शैलियाँ थीं, उसमें से जो कांची का कैलाश मंदिर है वो राजशाही शैली में बना था। यह तीसरे नंबर की शैली थी। इससे पहले जो दूसरे नंबर की सबसे प्रमुख शैली थी जिससे रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था, उस मामल्य शैली का से रथ मंदिरों का निर्माण था, सबसे प्रमुख थी। और जो पहली शैली थी जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम द्वारा लेके आया गया था, उसके द्वारा गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सामान्य प्रायोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम किसी भी फोटो को बनाना, उसमें किस प्रकार से हमें संगीत डालना है, इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाँ, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 में कितने राज्य एवं, ये बहुत ही क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसके तहत हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब 1953 में अली आयोग बना था, उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो कितने बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई या सीधी कार्रवाई दिवस की करने की घोषणा कब की गई थी। तो 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारतीय इतिहास में अच्छी तरह से याद की जाती है, तो वो किससे संबंधित है। महात्मा गांधी जी की नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई डांडी यात्रा से संबंधित है ये, और ये हमारी 12 मार्च से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये 12 मार्च से साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी दांडी के लिए। इसमें 76 अनुयायी शामिल थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किसी राज्य के विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से पैरामीटर सामान्यतः कौन सा नहीं है। देखिए, इसके लिए कौन सा पैरामीटर नहीं है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी। देखिए, इसका हम एक नॉर्मली से हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। ठीक है, हमारे राज्य का हर पांचवा व्यक्ति जनजाति समुदाय से आता है, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है वो विशेष राज्य में नहीं आता है। तो इसका आंसर हम यहीं से ड्राइव कर सकते थे कि जहाँ पे एससी और एसटी की पॉपुलेशन अधिक है, उनकी आबादी से कोई विशेष राज्य का दर्जा लेने से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, उनका कम जन घनत्व है, वो भी एक, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसका घनत्व सबसे कम है हमारे देश का। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र भी है वो, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश तीनों को करता है। तो इस हिसाब से हम ले सकते हैं कि जो पैरामीटर हैं ये 3 पैरामीटर फुलफिल होते हैं, जबकि एससी और एसटी की ज़्यादा जनसंख्या, इससे कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 18वीं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों की अध्यक्षता की नियुक्ति इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, अब तो ये बदल चुके हैं, लेकिन उस समय ये पूछा गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्राकलन समिति के जो विजयंत पांडा जी थे वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, होंजू चीन में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं में से निम्नलिखित में से कौन एथलीट और उसका जो खेल है वो सुमेलित नहीं है। तो अन्नू रानी इससे संबंधित नहीं है। अन्नू रानी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है,
या तो ये हॉकी से संबंधित हैं या ये फुटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंट रनर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो जे अविनाश सांबले जी हैं, ये बिल्कुल सही है। तजेंद्र सिंह तूल जी शॉर्ट पुट फेंकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पारुल चौधरी जी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये या तो फुटबॉल खेलती है या हॉकी खेलती है, इसमें से दो चीज़ें खेलती हैं, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन 9 पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन 9 कहता है कि इसमें से कौन सा जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। रूस के साथ हम इंद्र करते हैं, किर्गिस्तान के साथ में हम खंजर करते हैं, ठीक है। सेशल्स के साथ हम लिमिटी करते हैं, लेकिन जो युद्ध अभ्यास है ना, वो हम करते हैं यूएसए के साथ में। किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ में, ठीक है। और थाईलैंड के साथ करते हैं मित्र शक्ति, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन डेटा की अभेद पहुंच प्रयोग को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली रणनीति को क्या बोलते हैं, नीतियों को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियली। मतलब कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको बोलते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत वन रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट थी, ये 17वीं रिपोर्ट थी। अभी 2023 में 18वीं रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है, ठीक है। प्रकाशित कर दी गई, उसके तहत मध्य प्रदेश का 10% से कम क्षेत्रफल पर जो बनावरण था वो किस जिले का था? तो इसका जो उस समय का जो आंसर था वो कौन सा था? भिंड जिला, ठीक है। उसके बाद में आज हम देखें, अगर हम आज की 2023 की रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 25% क्षेत्र पर वन हैं। सबसे अधिक, जो अधिक है, सबसे अधिक बालाघाट में वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नया आंकड़ा है शाजापुर। शाजापुर में सबसे कम मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। और आईएमपी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, तो इसको आप आईएमपी के रूप में लिख लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस आयोग के गठन की बात की गई है? ठीक है, तो उसके अंतर्गत एससी आयोग के गठन की बात की गई है, ठीक है। एससी आयोग के गठन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, इससे जुड़े हुए और भी हैं कि 338 खा के अंतर्गत, 338 का के अंतर्गत एसटी आयोग, और 338 खा के अंतर्गत, 338 खा के अंतर्गत ओबीसी आयोग के गठन की बात की गई है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि लाडली बहला योजना, जिसके तहत, लाडली बहना योजना के तहत 1,500 रुपये दिए जाते हैं, वो किस उद्देश्य के तहत दिए जाते हैं? तो महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण की प्राप्ति हो, उसके लिए उनको 1,500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे जो 1977 से लेके 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 तक जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय हमारे यहाँ पे कौन राज्यपाल थे? ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था इसको, SSPK। मतलब इसके यहाँ जी हाँ, इससे आंसर हो गया था सिन्हा जी, इससे आंसर हो गया था पुनाचा जी, और इससे हो गया था खान जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सत्यनारायण सिन्हा जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? हमारे राज्य के पहले जो राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया जी, उनका राज्यपाल, उनका कार्यकाल सबसे कम रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2023, मार्च 2023 तक भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इसका जो उस समय जो आंसर था, तो ये क्या था? राजस्थान था। अगर वर्तमान में भी पूछ ले कि उत्पादन क्षमता किसकी सबसे अधिक है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? अगर वर्तमान में भी पूछ ले, अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है कि गुजरात, सॉरी राजस्थान, ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु, ये एक जो दो और तीन, एक इसी क्रम में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2011 से 2001 से लेके 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही थी? तो वो राज्य था हमारा मेघालय। ठीक है। और मेघालय, अगर कोई पूछ ले जनसंख्या में नकारात्मकता कहाँ थी, ठीक है, गिरावट कहाँ देखी गई थी, तो वो कहाँ देखी गई थी? नागालैंड में। ठीक है, उसकी जनसंख्या में कमी हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के भाग पर, देखो उस समय का जो आंसर था फेंगल था। ठीक है, ऑप्शन डी। लेकिन इस बार जो भी नवंबर दिसंबर में घटना घटी है, कौन सी? डिटवा। डिटवा द्वारा डिटवा द्वारा श्रीलंका के तटों पर भारी तबाही की गई और उसके लिए हमारे देश द्वारा आर्थिक सहायता भेजी गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार नवंबर दिसंबर में श्रीलंका में कौन सा चक्रवात आया, तो उसका नाम है डिटवा। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम सर ओमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा नाम दिया गया है? ओमान के द्वारा नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, कुडनकुलम। पूछ ली जाए किसकी अवस्थिति कहाँ है, तो तमिलनाडु में। किसके सहयोग से बनाया गया? तो ये रशिया के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, ये रशिया के सहयोग से बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है? तो बृहदारण्य उपनिषद जो है, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद है, उसके अंतर्गत याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि भारत में रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय कौन है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसका जो मुख्यालय है ना, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1986-87 में की गई थी। ठीक है। और इससे अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहाँ है, तो शायद फ्रैंकफर्ट जनवरी जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, इससे जुड़ी हुई आप चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक मालवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है और काफ़ी हद तक वायरस और वॉर्म की तरह कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए और रैनसमवेयर फिरौती के लिए अगर किसी का यूज़ किया जाता है, तो वो रैनसमवेयर का यूज़ किया जाता है। स्पाईवेयर क्या होते हैं? वो छुप के आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो, वो सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में की लॉगर, उसी टाइप से की लॉगर होते हैं। ठीक है, कि आपने कौन सी की दबाई या फिर आपकी जो की का है उसका उपयोग करना बंद कर देता है, वो की लॉगर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अभिसूचना जारी करता है? तो किसके अंतर्गत करता है? 342 के अंतर्गत करता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया कि 338 किससे संबंधित है? आयोगों से संबंधित है। एससी आयोग, एसटी आयोग, इसके का खा संबंध आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। उसमें है मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों को बताया गया है जिसमें से उनके उत्तर सही हैं? ठीक है, पहला ये कि मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में द्वितीय नहीं, मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। लगभग देश का 40% मैग्नीज मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होता है। अगर हम इसको एलिमिनेशन जो मेथड होता है अगर उसको देखें, तो अगर पहला वाला हटा दिया जाता है तो हमारे पास में इसका आंसर अपने आप ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है हमारा? 2, 3 और 4, क्योंकि पहला वाला तो है ही नहीं है। अगर पहला वाला करता तो एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो पहला वाला तो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा? ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर वो किस के उसका कारण क्या है? लगाने का कारण क्या है? तो उसका कारण है कि संविधान के उल्लंघन। ठीक है, संविधान के उल्लंघन। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत
61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। संविधान के हमारी भारतीय संसद के या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से यह प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, काली मिट्टी को एक अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये नमी धारण करने की क्षमता इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है मुख्य रूप से उसमें काली मिट्टी की अधिकता देखी जाती है। लेकिन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका जो आंसर है वो कथन सही नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत भले ही एक हर इसमें तत्व की मात्रा अधिक पाई जाए, लेकिन उसमें से सभी तत्वों की मात्रा नहीं पाई जाती। इसलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं, हम अपने फसल में एनपीके का यूज़ बहुत करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फास्फोरस, और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया है, जबकि हमारी जो मुख्य मिट्टियाँ हैं उनमें इसकी कमी देखी जाती है। तो उसका आंसर हम वहाँ से लगा सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईसीएमआर द्वारा, आईसीएमआर की कुछ संस्थाएं होती हैं जो क्षेत्रीय लेवल पर वर्क करती हैं। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो वो कहाँ पर अवस्थित है, तो वो जबलपुर में अवस्थित है। आपने नाम सुना होगा कि मड़िया जी, एक जैन तीर्थ है मड़िया जी, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी पीएससी में, ठीक है, तो उसके जस्ट सामने जो हमारा जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, उसी के थोड़े से पास में ही ये संस्थान स्थित है। ठीक है, जो जनजातियों के लिए उनकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अनुसंधान का कार्य देखता है। ठीक, याद रखिएगा आप इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार की योजना दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वो 10वीं और 12वीं कक्षाओं में मेधावी स्थान पाएँ, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है। ठीक है, तो जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं कौन सी हैं, सहरिया, बेगा और भारिया। ठीक है, उसके लिए 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और ये कब प्रारंभ की गई थी, ये 23 दिसंबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। मैं यह पेपर 31 दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पूर्व 28 दिसंबर को आरटीओ का एग्ज़ाम हुआ था, सेम यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम आते हैं तो उनके जो क्वेश्चंस हैं पिछले पेपरों में से रिपीट होते हैं, इसलिए हमें पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और हमें इससे परीक्षा का पैटर्न पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 की कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं हैं अस्तित्व में थी। ये 23-24 की बात थी। ठीक है, आज कुछ डेटा चेंज हो गया, लेकिन आप याद कर लीजिए 23-24 में था, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, दो नीतियाँ होती हैं, याद रखिएगा, एक राजकोषीय नीति और एक होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, जिससे हमारी इन्फ्लेशन और मंदी की जो स्थिति है वो ना बिगड़े और हम 4 ± 2 के मध्य में ही की अवस्थिति में ही रहे। इसका जो भी आए, इसका आंसर आएगा 2 और 6% के मध्य में ही रहें। ठीक है, उसके लिए ये मौद्रिक नीति लेके आई जाती है। राजकोषीय का अर्थ होता है हम सरकार कितना खर्च कर रही है। जो बजट आता है हमारा, जो बजट आता है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे इसका आंसर हो जाएगा मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मतलब वृद्धि ज़्यादा ना हो ना ही गिरावट ज़्यादा हो, और आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना, लेकिन हमारी एक वृद्धि के साथ में हमारी चीज़ें बढ़ती रहें। ठीक है, अभी आरबीआई का एक डेटा आया, आरबीआई का डेटा नहीं था ये, हमारे जो वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय है, उसके द्वारा एक डेटा दिया गया था कि हमारी जो जून से लेकर जुलाई, अगस्त, जो सेकंड क्वार्टर बोलते हैं जिसको, अगस्त और सितंबर की जो वृद्धि है वो 8.2 देखी गई थी। ठीक है, और भले ही हम पे यूएसए ने टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन विश्व ये देखने के लिए था कि भारत की इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी ने उस समय बहुत अच्छा वर्क किया था। ठीक है, लेकिन अब जो आएंगे आंकड़े वो और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो देखते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कितने कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे यहाँ पे हमेशा हम लोग देखते हैं कि हम सेवा निर्यात करते हैं,
यूएसए वगैरह के लिए हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेवा क्षेत्र का अप्रॉक्स 55% के साथ में योगदान है, लेकिन ये हमारे रोजगार में 20% के आसपास भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि भारत में जॉब लेस ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, ये वर्ड इसी से निकल के आता है कि हम भले ही हमारी जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो क्या किया, किसको कम, जो हमारा व्यापार, कुल व्यापार घाटा को कम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया था हमने, सेवा निर्यात को, तो उसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिए हम क्या बोलता है, 2017-18 में भारत के किस राज्य ने विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश किया था। ठीक है, पूंजी गहनता सबसे अधिक थी, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किन कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दूध, दालें, मसाले, लेकिन दालों से जुड़ी हुई एक चीज़ है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, दालें। दालें हम जितनी प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे ज़्यादा हम उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस बार का जो बजट था 2025-26, उसमें दालों के लिए मिशन चलाया गया था, राष्ट्रीय मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया था, जो उड़द, 3 दालें हैं इसमें, उनसे जुड़ा हुआ था। तो राष्ट्रीय मिलेट मिशन किस किस बजट में, किस समय चलाया गया था, 2025-26 के बजट में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स बेस ही आते हैं। ठीक है, हम पढ़ें कि हम स्टैटिक का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स बेस ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें उस तरीके से अपनी तैयारी करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे अधिक, लगभग इंदौर द्वारा, आंसर इसका इंदौर ही है, 32% की वृद्धि देखी गई थी इंदौर में। ठीक है, तो आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, अगला आंसर है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। एसडीजी जो नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें मध्य प्रदेश को समग्र जो इंडेक्स 3.0 था, उसमें कौन सा स्कोर मिला था। ठीक है, तो समग्र स्कोर था हमारा 60। ठीक है, अभी इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, जब मैं करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ परिवर्तन हुए हैं, वही हर कैटेगरी में अलग अलग रहता है। ठीक है, ये ओवरऑल स्कोर के बारे में बात की गई है। सबसे अच्छा परफॉर्म करता है इसमें केरल, केरल के साथ में उत्तराखंड। ठीक है, इस बात, इन लोगों का, दोनों का इसको लगभग 74 के आसपास है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एसडीजी क्या है हमारे, 2015 में सतत विकास लक्ष्य लेके आए गए, इन्हें एसडीजी बोला जाता है। ये केवल 17 थे, इसके अंतर्गत 169 उपभागों में भी इसको वर्गीकृत किया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरल में। ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्र होते हैं ना, कि पृथ्वी पे क्या चल रहा है, तो ये भूमध्य रेखा के 0 डिग्री के पास में ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पृथ्वी के बारे में सटीक नॉलेज मिलती है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर बहुत सारे जो बल है वो एक अच्छे अध्ययन के लिए एक अच्छे रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए भूमध्य रेखा के पास ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और हम ऐसे ही देख लें कि हमारा जो सतीश धवन अन्वेषण केंद्र है, वो भी भूमध्य रेखा के पास श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी था, रोजगार एवं गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित, क्योंकि हमें कहीं से अगर ऋण लेना है तो कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, या ज़मीन के कागजात हो या कुछ रखना हो, लेकिन ये क्या कहता है, गारंटी नहीं रखवाता है, सरकार ही इसकी गारंटर होती है, और ये हमें बैंकों से ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा में, देखिए ये उस समय के बजट का आ गया, हमें जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे जब, तो एमपी का एक नया बजट आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने स्तर पर इसको तैयार कर लीजिएगा। उस समय पर इसका आंसर ये था, तो क्या था, 2000, वो 12 दशमलव, ऑप्शन ए 12.22%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी। तो सबसे उत्पादकता वाली सब्जी थी टमाटर।
और ये कहाँ होता है? सीपी में, सर्वाधिक मात्रा में सीपी में उत्पादित होता है। अगर आपसे पूछ ले तो इसका आंसर सीपी लगाना। और कौन सी 23-24 में कौन सी थी, ध्यान रखिएगा। जो आंकड़े होते हैं ना, अभी जो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं ना, नया आर्थिक सर्वेक्षण आए, मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा, तो 2024-25 के आए हैं, ठीक है। तो ये बैक डेट में चलते हैं और राज्यों में ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो केंद्र है उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट प्रस्तुत होने से पूर्व जो संध्या होती है उस दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह कहा जाता है, तो उसको नाम लिया गया था सारांश। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सारांश। किसी भी चीज़ का एक, हम कम शब्दों में अगर उसको उत्तर देते तो उसको बोलते हैं सारांश, ठीक है। तो इससे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग द्वारा 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एलन मस्क आपको भी पता है, x.com, ये संस्थापक नहीं है लेकिन मालिक हैं आजकल, ठीक है। स्पेस एक्स, टेस्ला, और अभी ये वर्तमान में सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं धरती के। इनके पास इतना पैसा है कि ये पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों से अधिक पैसा इनके पास है, ठीक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ठीक है। जैक जैक डॉर्सी जैक डॉर्सी ये वो थे जिनके द्वारा ट्विटर की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एलन मस्क को बेच दी, उन्होंने इसका नाम x.com कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हम क्या है, कम्युनिकेशन जब पढ़ते हैं, गवर्नेंस सॉरी जब ये गवर्नेंस पढ़ते हैं तो उसके कई मॉडल बताए गए हैं। 2 लेयर का मॉडल, 3 लेयर का मॉडल, 4 लेयर का मॉडल। तो ये गार्डनर जो थे हमारे, हार्वर्ड गार्डनर, तो उनके द्वारा जो ई गवर्नेंस के मॉडल में 4 चरण बताए गए थे। तो उनके अनुसार सूचना सूचना होगी, बातचीत का माध्यम बनेगी, लोगों में लेन देन होगा, उसके बाद में परिवर्तन होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय तो ये A.R. रहमान जी को प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इससे जुड़े हुए वर्तमान के 2025 के मैं आपको यहाँ, आप अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूँ। टोटल पद्म पुरस्कार 139 दिए गए हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, ठीक है, 19 पद्म भूषण, और 100, सॉरी मैं एक बताता हूँ, हाँ ये सही है, 113 हमारे पद्म श्री दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, कितने दिए गए हैं? 113 दिए गए हैं। टोटल जो दिए गए हैं हमारे 139 दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनकी, तो इसमें से जो इस बार क्वेश्चन आने लायक है उसमें है J.S. खेयर जी, जो पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। J.S. खेयर जी, शारदा सिन्हा जी, इनको बिहार की कोकिला कहा जाता था, शारदा सिन्हा जी, ठीक है, कला से संबंधित थी हैं, ठीक है, बिहार से संबंधित थी, ठीक है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी दिया गया है तो सुजुकी के संस्थापक थे, जो मोटर सुजुकी की मोटर आती हैं, ठीक है। तो उसके जो ओसोमो सुजुकी, उनको भी ये दिया गया है। उसके बाद में और भी नाम है, ठीक है, दुब्बर रेड्डी जी, ठीक है, कामुंदनी रजनीकांत लाखिया जी, M.T. वासुदेवन नायर जी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी, ठीक है, 7 लोगों को दिया गया है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन आएगा इसी से जुड़ा हुआ, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, ये विधानसभा में सीटों का आरक्षण की बात की गई है। अगर यहाँ लोकसभा में बात कर दी जाती तो 330 आ जाता, ठीक है, लेकिन विधानसभा में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 332, ठीक है। अब आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों की पहले बात की जाती थी, हमारे द्वारा एक संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है। अब हमारे यहाँ पे चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं पर भी आंग्ल भारतीयों के लिए जो 331 और 333 के अंतर्गत हुआ करती थी, ठीक है, 331 की लोकसभा में हुआ करती थी और 333 की हमारी विधानसभा में हुआ करती थी, उनको हटा दिया गया है।
आगे हम चलते अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, एफपीजीए एकीकृत सर्किट जिसका एआई को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा, ठीक है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ठीक है, इसको याद करना है और पूछा जाता है हर बार पेपरों में एक पूछा जाता है। और लेकिन एआई से जुड़े हुए जो भी परीक्षा हो रही हैं, एआई से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे अभी जो एफएसओ का एग्ज़ाम हुआ हो या आरटीओ एसआई का एग्ज़ाम हुआ हो, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, इसको तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पुस्तकें दी हुई हैं उनके लेखकों के द्वारा हमें लेखकों का मिलान करना है। तो हमारे लिखा है द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर वी रसेल जी। ठीक है, उसके बाद में एक है ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश इन प्लानिंग, पर इसके हैं अजीत रायजादा जी। द व्हील्स स्टडी के टीवी नायक जी। और द बेगा बैरियर एलवन की पुस्तक थी द बेगा, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये पूछा जाता, अभी ये पूछा गया था बैरियर एलवन की द बेगा पुस्तक, शायद एफएसओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये पुस्तक का एफएसओ के एग्ज़ाम में पूछा गया, जो 14 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 14 दिसंबर को हुआ था 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बताया ना आपसे 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक 40 में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पी वाई क्यू की कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, देखो कुछ त्रुटियां होती हैं, डेटा कनेक्शन भी टूट जाता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ें टूट रही हैं फिर बाद में काम में आ रही हैं, तो उनको बोलते हैं रेजिलियंस या लचीलापन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, रेजिलियंस। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। ये मेरू तुंग द्वारा लिखी गई थी, मेरू तुंग द्वारा लिखी गई थी। ये तीनों राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। ये जो कलचुरी शासक कलचुरी शासक के यहाँ पर राजकवि के रूप में कार्यरत थे। राजशेखर कहाँ थे? कलचुरी शासक के यहाँ पे कार्यरत थे। शायद मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, शायद महिपाल के यहाँ पे ये कार्यरत थे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये कलचुरी शासकों के यहाँ पे कार्यरत थे। ठीक है, और जो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की पुस्तक है, इनके द्वारा नहीं लिखी गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एम एस डॉस निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ये कैसा है? एम एस डॉस कमांड आधारित इंटरफेस है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा है, कमांड आधारित इंटरफेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 में बताया गया, एक सूची दी है और सीमेंट उद्योगों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर देखेंगे हम? इसका आंसर ये हो जाएगा 2143। एक बार हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो दमोह का क्षेत्र है तो उसको नरसिंहगढ़। ठीक है, और भिंड का क्षेत्र है तो मालनपुर क्षेत्र है। सतना की मैयर की सीमेंट बहुत फेमस है, मैयर वाली माता भी हैं, विंध्यवासिनी कहा जाता है इनको, त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान, तो मैयर में स्थित हैं वो। अब तो मैयर अपने आप में एक जिला हो गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एक नया जिला हो चुका है मैयर। ठीक है, इस समय पूछा है तो ये, लेकिन जाना मैयर सीमेंट सतना के नाम से ही जानी जाती है। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 52। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित में से कूटों में से कौन से कूट सही हैं? ठीक है, तो सिंगरौली के प्लांट, ये बरवा के निकट एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है, जो सिंगरौली जिले में बरगवा के निकट स्थित है। ठीक है, इसका उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद में स्मेल्टिंग, इसका जो थर्ड है 80% निर्यात किया था, 80% निर्यात नहीं किया था, हमारे उपयोग में ले लिया जाता है। उसके बाद में ऑप्शन 4 है स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है, उसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ध्यान रखना, एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई कुछ इंडस्ट्री हैं जिनमें बाल्को, माल्को, इंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को, एच वाला, इंडाल्को था ये, एच वाला। ठीक है, हिंडाल्को। अब ध्यान रखना, ये मैंने याद कैसे, ये विदेशों के सहयोग से बनाई गई है।
बाल्को बी से स्टार्ट होता है, तो मैंने ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। बाल्को मीन्स व्लादिमीर पुतिन, तो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो माल्को बनाई गई थी, ये इटली के सहयोग से बनाई गई थी। इटली का एक शहर है मिलान, तो मैंने वहाँ से याद किया था इसको, तो माल्को या, ठीक है। और इंडाल्को, तुमने देखा होगा इंडियन इंडियन के बारे में कनाडा में बहुत बात हो रही थी कि इंडियन इंडियन, ठीक है। तो ये कनाडा के सहयोग से बनाए गए थे। हिंदाल्को, हमें के हिंदुत्व की बात आती है तो यूएसए के यहाँ चली जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही हमें याद करना है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि जो हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से बसाहट कहाँ है एल्यूमिनियम उद्योग की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्य क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे एल्यूमिनियम की अधिकता देखी जाती है, उद्योग की स्थापना की अधिकता देखी जाती है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर पीवीटीजी के अंतर्गत नहीं आता है? अभी हमने बताई थी कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा था कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, वो यहाँ आ गया, एक ही पेपर में दूसरी बार रिपीट हो गया, ठीक है। अभी जो एफएसओ और उसका आरटीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 जो हमारे देश के अंतर्गत है उसमें से 3 मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो वो कौन है? सहरिया, बेगा और पारिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निम्नलिखित कौन सी जनजाति है? तो उसको क्या बोलते हैं? भाड़िया जनजाति निवास करती है, ठीक है। और वहीं पर छिंदवाड़ा में ही जो बादल भोई संग्रहालय है वो भाड़िया जनजाति के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पी आर श्रीजेश जो अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, वो एक खिलाड़ी हैं तो अभी उनको द्रोणाचार्य क्यों मिलेगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द्रोणाचार्य। लेकिन उन्हें ये सब मिल चुके हैं। अब इनसे पूछा जाए आपको कि पद्म भूषण कब दिया गया था? ठीक है, तो 2025 में उनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। मैं आपसे पहले मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ पद्म पुरस्कार, मैंने कही थी आपको एक और क्वेश्चन आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लॉरियास द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन चुने जाते हैं, ठीक है। तो वुमेन में तो थी मनु भाकर, हमारी मनु भाकर जी जो पिस्टल चलाती हैं और उसके निशानेबाज हैं। और मेन में थे श्रीजेश जी। कोई पूछ लिया जाए कि श्रीजेश जी आते कहाँ से हैं, तो श्रीजेश जी केरल राज्य से आते हैं। और अभी हमारा जो पेरिस ओलंपिक हुआ था तो उसमें उन्होंने संन्यास ले लिया हॉकी से, हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी से संन्यास ले लिया। ये महान गोलकीपर हैं, भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपरों में से पी आर श्रीजेश जी को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि किस संविधान के अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के रूप में, ठीक है, अनुच्छेद 21 का के तहत यह जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया था। इसके लिए आर टी ई तो एक्ट 2009 लेके आया गया था, राइट टू शिक्षा एक्ट 2009 लेके आया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया था, ठीक है। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें कुछ नदियां दी गई हैं, उन नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं या फिर नगर बताएं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा कि बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर है जहाँ रामलला का मंदिर है, बुंदेलाओं की छतरियाँ हैं और उनके महल बने हुए हैं, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम ही मुल्ताई क्षेत्र से होता है, ठीक है। क्षिप्रा नदी उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पेनगंगा बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे बैनगंगा बाद में बड़दा नदी से मिलती है और प्राण हिता के नाम से जानी जाती है और गोदावरी में जाके मिल जाती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो दक्षिण में जाकर गोदावरी से मिलती है तो उसका नाम क्या है? बेनगंगा, ठीक है। सिवनी वगैरह से भी निकलती है, तो याद रखिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रदेश, देखो इसका आंसर मैंने इसमें लगा नहीं पाया। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, बिल्कुल सही आंसर है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्म काल में
ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है कि शीतकाल में इतनी तेज़ हवाएं हमारे यहाँ कहाँ चलती हैं। अगर हम सेकंड को गलत कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है ऑप्शन सी। इसको बोलते हैं एलिमी। अब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आता है ऑप्शन सी, 1, 3, 4। ठीक है, क्योंकि शीतकाल में इतनी वायु गति हमारे यहाँ पे इतनी तेज थोड़ी चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं ग्रीष्मकाल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो लू बोलते हैं, लू कहाँ चलती है, तो एमपी में चलती है लू। अगले क्वेश्चन है हमारा 59। 59 में क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं, खनिज दिए गए हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं तांबा के लिए, तांबा के लिए बहरा क्षेत्र। देखो, इसको अगर किसी को लगाना थी ना, इसको आदमी को एक ही चीज़ पता होती कि हीरा कहाँ मिलता है। तो जो बी को अगर हम चले जाते ना हिनौता के पास में, हम यहाँ से ही इसका आंसर लगा देते थे। ठीक है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी चले जाते। हीरा कहाँ चला गया, न्योता के साथ में। तांबा कहाँ चला गया, बेहर बेहर के साथ में। स्लेट बहुत ही फेमस है, कौन फेमस है, मंदसौर। अभी मैंने बताया कि बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, तो मैंने बताया पूर्वी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रों में हिंडाल्को, मालको की स्थापना की गई है। तो इसको हम लगा सकते थे। ठीक है, अगर हमें एक दो ही पता होते तो हम इसको आंसर को लगा सकते थे। अगला, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक जिला एक उत्पाद योजना के समय जो लकड़ी का फर्नीचर है वो छतरपुर से लिया गया था। ठीक है, छतरपुर से क्या लिया गया था, लकड़ी का फर्नीचर। ठीक है, तो हमें याद रखना है। तो अगर हम बोलें कि एक जिला एक उत्पाद की जन्मदाता राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश, यूपी इस योजना को सबसे पहले उसने अपने राज्य में चलाया। उसके बाद केंद्र द्वारा ये योजना को अपनाया गया और राज्यों को प्रोत्साहित किया गया इसके तहत। ठीक है, और उसके बाद में आज हमारे यहाँ पे कई हैं, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, आलाखंड के लेखक कौन थे, आलाखंड के लेखक थे याज्ञनिक जी। ठीक है, और याज्ञनिक जी किसके यहाँ थे, परिमादेव देव जी के यहाँ पे थे। चंद्रशेखर, ये कलचुरी शासकों के यहाँ पे थे। चंद्रबाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याज्ञनिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याज्ञनिक। सबके बारे में पता क्या, उसकी हम कपूर मंजली, बद्यसाल भंजिका वगैरह पुस्तक राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई। जो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उनके समकालीन कवि थे, या उनके दरबारी कवि कह सकते हैं हम, तो वही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो ये ऊपर की तीन पुस्तकें केशव दास जी द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और राम रसायन बिहारी द्वारा लिखित है पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है, बिहारी द्वारा। लेकिन इसका जो आंसर है इसमें डी हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि राम रसायन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिहारी जी द्वारा राम रसायन पुस्तक लिखी गई है। केशव जी द्वारा कुछ चीज़ें हैं, ये मुख्य रूप से इनकी जो कर्म भूमि ओरछा वाला क्षेत्र रहा। ठीक है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। इनकी अगर पूछें उपनाम क्या है, तो कठिन काव्य का प्रेत भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि मतंगेश्वर मंदिर का कहाँ अवस्थित है, या कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, ध्यान रखिएगा, जहाँ सबसे छोटी हड्डी पाई जाएगी, स्टेप, जो स्टेप्स हमारी सबसे छोटी हड्डी है उसी से जुड़ी हुई हड्डियों के साथ में मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्योंकि मांसपेशियों को सुरक्षा हड्डियां ही प्रदान करती हैं, नहीं तो मांसपेशी ऐसे होंगी तो टूट जाएंगी या फिर वो डैमेज हो जाएंगी। तो मांसपेशियों को सुरक्षा कौन प्रदान करती हैं, हड्डियाँ। तो जहाँ छोटी हड्डी होगी वहीं पे छोटी हमारी मांसपेशी होगी। तो स्टेपिटियस जो सबसे छोटी मांसपेशी है हमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश के जो मनसुआ लोक नाट्य होता है, लोक गायन, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये मध्य प्रदेश की अमूल्य धरोहर है जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को अपनी संस्कृति के कारण ही लघु भारत की उपमा भी दी जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में मनसुआ किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लोक नाट्य विदेशिया वगैरह है कि विदेश में गए हैं उनके बालम कान पर, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कभी और पेपरों में आई तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी समय हो गया है, अभी इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, तो यह सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है।
सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का। आप पूछ रहे सांख्य दर्शन के कौन थे, तो कपिल मुनि जो थे। हमारे यहाँ पर जो षट दर्शन की बात की जाती है, षट दर्शन के मध्य में से एक दर्शन था हमारा, वैशेषिक जी कणाद जी द्वारा दिया गया था, मीमांसा जैमिनी द्वारा की गई थी, ठीक है। न्याय की बात गौतम जी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इनके बता दिए, न्याय गौतम द्वारा दिया गया, सांख्य कपिल का था, मीमांसा जैमिनी जी के द्वारा दी गई थी, वैशेषिक कणाद जी थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो सांख्य दर्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य पैदा होता है तो उस पर 5 ऋण होते हैं। उस 5 ऋणों के लिए वो 5 यज्ञ करेगा। जब वो यज्ञ कब करेगा, जब वो सक्षम हो जाएगा और उसके पास में दाम्पत्य जीवन होगा। क्योंकि कोई भी अगर अकेला यज्ञ करता है तो वो एकदम उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कौन कौन से मैं एक बार यज्ञों के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ये ऋण होते हैं, इनसे जुड़े हुए नाम ऋण के होते हैं, ठीक है। अतिथि यज्ञ, और एक होता है भूत यज्ञ। तो पंचवेद, क्योंकि ये ऋण होते हैं, भूत ऋण, ठीक है, जो हमारे जीव हैं उनसे जुड़ा हुआ। अतिथि, किसी जो हमारे आगंतुक है उससे जुड़ा हुआ। पितृ, हमें उसने हमें पैदा किया है, उनके ऋण होने के लिए पितृयज्ञ किया जाता है। देव जो हैं, उन्होंने हमें पृथ्वी को बनाया, उनके प्रति। ब्रह्म, इन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा के लिए शास्त्र प्रदान किए, तो उनसे जुड़े हुए हम उर्ण होने के लिए गृहस्थ आश्रम में आगने के बाद ही हम इनके लिए यज्ञ करते हैं, ठीक है। अब है तमिलनाडु के वैष्णव धर्म के जो प्रचारक अलवार संत द्वारा किया गया, जो वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संत थे, किसके द्वारा तमिलनाडु में किया गया था। जो एकमात्र महिला साध्वी थी, जिनका नाम हमें इतिहास में देखने को मिलता है, उनका नाम अंडाल था, ठीक है। हम 2 संतों के बारे में सुनते हैं, नयनार, जो शिव से जुड़े हुए थे, एक थे अलवार, ठीक है। इसमें पीएससी में इससे पहले इनकी संख्या पूछी गई थी, तो 62 और 64 इतनी संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ड्राइव ऐसे ही होते हैं, पीवाईक्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश के क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में क्षेत्रफल में द्वितीय, आंसर यहीं से ड्राइव हो जाता है। सबसे पहले राजस्थान आता है और द्वितीय बाद में कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, क्षेत्रफल में। और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान था। इस ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि दालों के उत्पादन में क्षेत्रफल में कौन सा, नहीं नहीं, क्षेत्रफल में उसका कौन सा स्थान था, तो कौन सा राज्य था, तो मध्य प्रदेश था। और दालों उत्पादन में तो हम पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश दालें अधिक उत्पादित होती हैं, ठीक है, तुअर वगैरह। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। तो यजुर्वेद के लिए संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके लिए थे तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण। मैंने ऐसे याद किए थे। मैं अपनी एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, फिर यजुर्वेद को पढ़ते हैं, फिर सामवेद को पढ़ते हैं, फिर अथर्ववेद के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे अंतिम वेद जो हमारा है अथर्ववेद है। ऋग्वेद के लिए थे कौस्ते और ऐत्रेय। अत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, इनसे। इसके लिए कौवे 7, तो शतपथ और तैत्रेय, तैत्रीय, ठीक है, कौवे 7। जेमिनी, तातांड, ऐसे ही है नाम उनके, तातांड। और सबसे लास्ट वाले का तो गोपथ। अथर्ववेद का कौन सा था, गोपथ था। तो मैंने ऐसे किया था, 7 याद था, कौवे 7 ज्योत्सवो, 3 इनके थे सामवेद के। अकेला अकेला गोपथ जो था वो अथर्ववेद का था। तो मैंने ऐसे याद किए थे, तो आप अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए और याद कर लीजिए आप, हैं, ठीक है। कौवे 7 ज्योत्सवो। अब उसके बाद में अगला हमारा 71 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। इससे पहले पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि 13 दिसंबर को जब उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी तो वो कौन सा दिन था। तो हम तो ऐसे ही याद करते हैं, 9 तारीख पढ़ते हैं, 11 तारीख पढ़ते हैं और 13 तारीख पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 13। तो हम लोगों ने आंसर लगा दिया, तीसरा था। लेकिन उसका उन्होंने लगातार आंसर माना था कि पूरे 5 दिन बैठक थी, तो उन्होंने 5 दिन आंसर माना था। तो पहला तो था जवाहरलाल नेहरू जी तो थे, क्योंकि मुख्य कार्यकर्ता तो उस समय पे वही थे। उसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कथन ये सही है और वो सही है, ठीक है। देखिए उसी क्वेश्चन से ड्राइव हुआ है ये क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू इसलिए करना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है, एक ही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आगा सौत
आगस और वीना, जो कि सागर जिले में आती है। ये हमारी ओमान की सहायता से बनाई गई थी, शायद 2013 के आसपास। अभी इसमें नवीन परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए उस समय पे ये थोड़ी चर्चाओं में थी, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन, वही इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। केशवंत भारती बनाम केरल राज्य 1973, मूल संरचना का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? कई पेपरों में कई बार पूछा गया है, आए दिन पेपरों में आता है आधारभूत संरचना इसके तहत। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन बनता है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस अनुच्छेद संविधान संशोधन से लिया गया था? 24वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित सॉरी 74 क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की अनुशंसाओं द्वारा समाविष्ट किया गया था? मतलब ऐसी 1945 में ऐसी कौन सी समिति बनी थी जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को जोड़ने की बात की गई थी? तो हमारे जो वकील हुआ करते थे ये तेज बहादुर सप्रू जी, तो उनकी कमेटी की सिफारिशों पर ये चीज़ें हमने जोड़ी थी। क्वेश्चन 75 पर जाते हैं हम। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? पर इसको 44वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 को 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, पहले ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो अब कौन सा इसका आंसर डी हो जाएगा, कानूनी अधिकार। ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया? मोरारजी भाई देसाई की सरकार द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य व वन क्षेत्र सर्वाधिक था? मतलब कौन से राज्य में वन सर्वाधिक था? इसी चैनल पे मैंने अभी एक शॉर्ट डाला था, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सघन वनों वाला राज्य बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सघन वनों वाला राज्य बन गया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वन रिपोर्ट से संबंधित, इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जो हमारी 18वीं रिपोर्ट है उसके तहत मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 25% है। इसमें कमी हुई है इस वर्ष, ध्यान रखिएगा, जबकि लगभग 370 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की कमी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सघन वनों वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ये करंट अफेयर्स है। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। कि बघेल, अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? अगर 1857 क्रांति की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा बघेलखंड मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां पर 1857 क्रांति सबसे लंबी अवधि तक चली थी। ठीक है, इनके लिए वहाँ के एक राजा भी सहयोगी की भूमिका थे, रघुराज जी। रघुराज जी ने बहुत सहायता की थी रणमत जी द्वारा। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख युद्ध जैसे क्वेंटी का युद्ध, दल मंथन जो इनके सेनापति थे उनके छद्म युद्ध लड़ा गया था। तो पूछा जाता है कि क्वेंटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो रघुराज जी के सेनापति दल मंथन एवं रणमत सिंह जी द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, रीवा का शेर भी कहा जाता था इनको। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक चली गई थी और अगस्त 1959 में 1859 में सॉरी उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, दक्षिणी दोलन निम्न में से किन दो महासागरों के मध्य होता है? ठीक है, ध्यान रखना, हमारा ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र आ गया। ठीक है, और ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं अल्लिनो और लालिनो को घटना, तो दक्षिणी दोलन उससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है कि वैसे ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे क्या है, गर्म जलधाराएं आने लगती आ जाती है। ठीक है, इसके कारण यहाँ का जो पानी होता है वो इस दिशा में जाने लगता है, यहाँ का स्थान खाली हो जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे जो मानसून आने वाला था साउथ वेस्ट मानसून, वो यहाँ पर ना आकर यहाँ की जो स्थान खाली हुआ है उसको भरने लगता है। तो हमारा अल नीनो की स्थिति में हमारा मानसून कमज़ोर होता है, जबकि ला लीनो की स्थिति में हमारा मानसून जोरदार होता है। फिर वही इसकी रिवर्स कंडीशन होगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है
मानसून की इस दिशा में जाने की इसे दक्षिण दोलन कहते हैं। इसे वॉकर संचरण के नाम से भी जानते हैं। गिलबर्ट वॉकर द्वारा ये देखा गया था, तो उसके बाद उसके गिलबर्ट अगर वॉकर संचरण भी पूछे तो उसका भी आंसर यही है। ठीक है, ये पूरा एक चक्र बनता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर टाइप से। तो मैंने आपको जितना बता दिया कि क्या होता है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से संबंधित है ये घटना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में 2021 22 20 21 में प्रथम स्थान था? तो इसका उस समय पर जो आंसर था वो कर्नाटका था। अभी तो इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। जब हम एग्ज़ाम जाएं तो हमारी एक इंडियन ईयर बुक आती है, तो उसमें कुछ डेटा रहते हैं जो नई वर्ष के बाद ही आएगी, तो उसमें हम और देखेंगे तो करंट अफेयर्स में आ जाएगी चीज़। तो उस समय का ये आंसर कर्नाटका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो ये नीचे दी गई हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सी लंबी नदी है? तो इसका नॉर्मली आंसर गोदावरी आ जाएगा, क्योंकि 1465 किलोमीटर के आसपास में इसकी लेंथ होती है। ठीक है, नर्मदा की 13-12 है। ठीक है, कावेरी की जो है 765 के आसपास है। कृष्णा की जो है वो 1400 के आसपास है। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन अगर देश से आ जाए कि हम देश में आए, तो मैंने एक ट्रिक याद की थी, गंगो क्रियाना चगासा चिवाका, ये तो बहुत दूर हो गई, बस इतनी तो हमें याद होना चाहिए। ये भारत में प्रवाहित होने वाली उनकी लंबाई है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ये कितनी है? लगभग 25-25 पाई जाती है। गंगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये 85 हो गई। ठीक है, यमुना, ये नर्मदा। ठीक है, इतना हमारा ये हो गया। तो ये गंगा कितनी है? लगभग 25-25, लगभग 2525 किलोमीटर की पूरी लेंथ है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 2080 के आसपास किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बहती है। गोदावरी 1465 के आसपास बहती है। ठीक है, और कृष्णा मैंने बता दिया आपको 1400 किलोमीटर हो गया। और यमुना कितनी होती है? 1385 किलोमीटर के आसपास हो गई। नर्मदा कितनी है? 1312 किलोमीटर के आसपास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मैं ऐसे ही PYQ इस चैनल पर डाल दूंगा और आपको ऐसे ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्म दिवस के सम्मान में मनाया गया था? ठीक है, तो इनको धरती आबा की उपाधि भी दी गई है। धरती आबा मतलब इनके भगवान हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी को 15 नवंबर को इनका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई योजनाओं का, जनजातियों से जुड़ी हुई कई योजनाएं इस दिवस को, जैसे सिकल सेल एनीमिया का जो योजना लेके आए गए थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उनके द्वारा भी इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? बिरसा मुंडा जी से। ठीक है, धरती आबा उड़गुलान, जो उड़गुलान जो हम आंदोलन संबंधित समझते हैं, वो इन्हीं से संबंधित था। ठीक है, उड़गुलान हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, वो इन्हीं से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 का, T20 विश्व कप फाइनल 2024 में कौन सा गलत है? क्योंकि पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये UAE में खेला गया था इसका फाइनल। तो दक्षिण अफ्रीका तो आंसर, उसके बाद में जो भी लिखा हो हमें नहीं पता है। ठीक है, वे विराट कोहली ने वही 75 रन की पारी खेली थी। ठीक है, उसमें प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह जी बने थे। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने बहुत शानदार कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, तो इससे समान, लेकिन अब इससे अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? पहली बार विश्व कप, वनडे विश्व कप महिलाओं द्वारा जीता गया, किसको हरा के जीता गया? वही, हमने किसको हरा के जीता था? हमने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था। और इनने भी किसको हरा के जीता? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, तो बोलिए हमारी कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? तो जेमिना रॉड्रिक्स को मिला था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? तो हमारी जो ओपनर थी, क्या नाम, मुझे नाम याद, सैफ अली वर्मा, सैफ अली वर्मा को मिला था। ठीक है, सैफ अली वर्मा को फाइनल में मिला था। सैफ अली वर्मा को फाइनल में, उसका मैन ऑफ दी टूर्नामेंट कौन था? या तो वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? तो हमारी दीप्ति शर्मा जी थी। ठीक है, उन्होंने 5 विकेट भी हॉल किए थे फाइनल में। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बन जाए कि 50 + 5 विकेट हॉल किसने किए थे, दीप्ति शर्मा जी ने फाइनल में किए थे। लेकिन उनको क्या है कि वुमेन ऑफ दी सीरीज टूर्नामेंट बनाया जा रहा था, तो
उसके बाद में 80 रन की पारी भी सैफ अली जी ने खेली थी, तो उनको दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रन किसी ने बनाए थे तो लॉरा वॉलफॉर्ड, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान थी, ठीक है। उन्होंने सेमीफाइनल में भी शतक मारा था और फाइनल में भी बहुत प्यारा खेली थी वो, ठीक है। तो ये महिला विश्व कप जो हुआ था भारत में, इसे भारत में ही आयोजित किया गया था और श्रीलंका साथ में होस्टेड था इसका, क्योंकि वही इंडिया पाकिस्तान वाले क्लैश के कारण वो इंडिया खेलने नहीं आई थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती को 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहलें की गई, तो इसमें से कौन कौन सी पहलें सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का वहाँ पर निर्माण किया गया है जबलपुर में, ठीक है। इसके बाद में ये सब कठिन है, गलत है, ये सब नहीं किया गया, ठीक है। पाँच, क्योंकि ये कर तो किए तो गए हैं लेकिन उस समय नहीं किए गए, ठीक है। जो 500वीं जयंती थी उस समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम कि वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो उस समय दिया गया तो राजकुमार हिरानी जी थे। अभी जो नए आएंगे हम ये नवीन, तो हमें उन्हें याद करना है जब हमारा एग्जाम होगा, तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ होगी, क्योंकि चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी घोषणा नहीं हुई, पुराने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों में भारत पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों में से जो सम्मानित नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का नहीं है, तो मध्य प्रदेश का यही प्राणपुर, सावलानी, लालपुरा खास, प्राणपुर तो ये शायद छतरपुर का क्षेत्र था, लालपुरा खास ये भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, तो ये सब तो ये सबरवानी ये भी धार का क्षेत्र है शायद, ठीक है। तो ये तो मध्य प्रदेश संबंधित थे, लेकिन जो घोघरा था ये मध्य प्रदेश संबंधित नहीं था, ठीक है। अब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, ये वही दिवस है जब C3 2023 में चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी गई थी, ठीक है। जुलाई में हमने मिशन लॉन्च किया है, उसके बाद में 23 अगस्त को वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है और दक्षिणी ध्रुव पर हम पहुंचे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहता है वो, क्योंकि चंद्रमा का लगभग 60% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बना और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना, ये हमारे लिए बहुत है। और C2 भी हमसे इससे 2019 में जो हमने भेजा था, उससे हमारा क्या कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। उस समय हमने जो लैंडर भेजा था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर भेजा था उसका नाम प्रज्ञान था, तो ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमने जो मिशन भेजा था LBM द्वारा भेजा गया था, LBM, जिसे बाहुबली के नाम से भी बोलते हैं, LBM मार्क वन के द्वारा भेजा गया था, LBM-3M1, ठीक है, उसको भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अभी एक और है कि LBM द्वारा 6100 किलोग्राम का हमने USA का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। वो सैटेलाइट की विशेषता ये है कि वो हमें कहीं भी, हम समुद्र में हैं या कहीं भी है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। अभी क्या होता है कि इंटरनेट की केबल बिछी हुई है पूरे विश्व में, ठीक है। समुद्रों में अगर सुनामी वगैरह आती हैं तो वो क्या है, केबल डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंटरनेट में भी समस्या आती है, ठीक है। एलन मस्क की वो कंपनी थी स्पेसएक्स, उसने भी कहा था कि हम इतने इतने रुपये में, 3,000 रुपये में आपको प्रोवाइड कराएंगे इंटरनेट पर महीने का, लेकिन भारत जैसे देशों में ये अफोर्डेबल नहीं है। तो अभी ये हमने USA का सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे पहले हम 4,000 kg तक का ही केवल पेलोड को लॉन्च कर सकते थे, उपग्रह को लॉन्च कर सकते थे, इतनी हमारी क्षमता थी। लेकिन LBM द्वारा हमने 6100 किलोग्राम का पेलोड लॉन्च कर दिया है, तो यह भारत की इसरो की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में बताता है। इससे हमारी सॉफ्ट पावर मजबूत होती है। और लोग हमसे क्यों, भाई US में इतनी बड़ी शक्ति है, हमसे क्यों लॉन्च कराते हैं? क्योंकि हम है ना बहुत सस्ता लॉन्च कर देते हैं, सस्ता लॉन्च कर देते हैं, और हमारी जो सक्सेस रेट है वो 99 के कुछ पॉइंट में आती है, मतलब हम बहुत ही कम हमारे से गलतियाँ होती हैं, बाकी हम अच्छे से लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये पारित किया गया 19 नवंबर, ये हमें डेट याद रखना, 19 नवंबर 1986। ITO के एग्ज़ाम में या FSO के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछा है कि छात्र विधान कब लागू किया गया था? तो 19 नवंबर 1986। वो क्वेश्चन इस पेपर के 25 वाले पेपर के क्वेश्चन उसमें रिपीट हो रहे हैं, 8 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक,
इस पेपर से। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है उसको बोलते हैं क्रमक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के आंसर अगर हमें हिंदी में समझ में नहीं आए तो हमें इसका आंसर इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेरे। ठीक है, तो याद रखना, कई लोग क्या है कि इंग्लिश में ही याद रखते हैं, तो कुछ चीज़ों के आंसर हमें इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वही, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। ठीक है, तो पेट्रोलियम संस्थान पूछा गया है। अगर ओएनजीसी का मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है 1956, तो भी देहरादून में, तो वो कहाँ अवस्थित है, देहरादून में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय में लगभग 4 गुनी हुई। ध्यान रखना, हमारे देश का वित्तीय वर्ष बदलने वाला है। अब 2022-23 हमारा नया वित्तीय वर्ष होने वाला है, जो शायद अगले वर्ष से लागू भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े आते हैं ना, आईएमएफ वगैरह बोलते हैं कि आप नवीनतम आंकड़े दीजिए, आप तो पुरानी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो कुछ भी वृद्धि दरों में वो लोग इतनी स्वीकारता नहीं देते, तो हमें रेटिंग B+, B1 इस टाइप की रेटिंग मिलती है, B-, B+, इस टाइप, B+, इस टाइप से रहती हैं। चलो आप अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। लगभग इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 4 गुनी वृद्धि की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के किशोर बच्चों को सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंतर्गत 10 से लेकर जो 19 वर्ष की जो अवस्था होती है, जैसे आतंक की अवस्था भी कहा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो इसी अवस्था में बच्चों की दिशा निर्धारित हो जाती है, वो किस दिशा में जाएंगे, मूलतः लोग ऐसा कहते हैं। तो एक सी हो गई 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन नियम 2023 को किस दिनांक को प्रकाशित किया गया, तो यह 3 अगस्त को प्रकाशित किया था। ठीक है, कितने अगस्त को प्रकाशित किया था, 3 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की जो अकादमी है किस शहर में है, तो इसका आंसर ए है, नागपुर में। हमें पता होगा कि जब NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया गया, तो उसी के तहत राज्य में भी SDMA और डिस्ट्रिक्ट में DDMA का गठन किया गया। उसी के तहत यहाँ पे NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, SDRF का गठन किया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ DDRF का गठन नहीं था, क्योंकि वो राज्य की पुलिस यहाँ पे जो फोर्स है वो काम करेगी। इसके साथ में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन भी, नेशनल डिजास्टर से संबंधित इंस्टीट्यूशन का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो ये सब हमें याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, क्या है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर ने भीमबेटका में सैलासरों की खोज कब की। ठीक है, तो इन्होंने की थी 1957 से 58 में। ठीक है, भीमबेटका की खोज की गई थी। अभी FSO के एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन, कायरता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो विष्णु श्रीधर वागड़कर जी द्वारा की गई थी। समझ में आ गया आपको, पिछले एक वर्ष में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन है रिपीट होने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक, सिकल जब हमारे, इसका आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया का भारत में कब तक समाप्त होने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2047। इसी समय भारत को विकसित राज्य बनाए रखने का लक्ष्य, क्योंकि इस समय 2047 में भारत को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की मुहिम प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, तो कब तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2047। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जब वो बाघ की जो गुफाओं का निर्माण किया गया था बुद्धों के लिए, तो उसमें जो रंग महल गुफा थी, ठीक है, जो रंग महल गुफा थी, उसको कब बनाया गया था। ठीक है, सॉरी, मैं गलत हो गया हूँ। भाग में जो बाघ की गुफाएं हैं धार में, वह किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। ठीक है, तो इस गुफा को, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है, लेकिन एक किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जहाँ तक है गुप्तों के द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, और भी इसका शायद मुझे याद आ रहा है, वो ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इनमें से कौन सी दो द्रोणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, आपको पता है कि पूछा जाता है कि पूर्वी घाट
और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, या फिर पालघाट दर्रा, उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हिमालय अरावली, वहाँ नीलगिरी कहाँ रखी? तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। विंध्याचल सतपुड़ा, हमारे यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है कि कहीं नीलगिरी है? नहीं मिलता है। सतपुड़ा और अरावली मध्य प्रदेश और राजस्थान के कहाँ? तो इसका आंसर वैसे ही हम एक ही बार में लगा देते कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि छतरपुर में चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, ठीक है, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जीटी फिशर द्वारा यह आदेश दिया था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं इसको? जलियांवाला भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मूका लोहार जी द्वारा इसका टूरिया में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद में मैं ये वीडियो के जो 100 क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के और भी पेपर लेते आऊँगा और आपको सटीक नॉलेज के साथ में, एक दो मिस्टेक हर पेपर में होगी मेरे से, वो आप अपने स्तर पर या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, या किसी को पता चले वो खुद लिख सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं इसी मेहनत के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ में आपके साथ में समग्र नॉलेज के साथ में ऐसे ही पेपर डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।